को दबाया। फिर उन्होंने बोला जो है हमको दे दो नहीं तो मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। रात के सन्नाटे में गूंजती हुई ये औरत की आवाज़ सिर्फ एक चीख नहीं थी, बल्कि एक ऐसे क्राइम की आवाज़ थी जिसे देखकर पूरा इलाका हिल गया। कैमरा में कैप्चर हुई ये तस्वीर एक ऐसे बदनसीब पत्नी की है जो अपने पति को मौत से बचा नहीं पाई। सात अप्रैल 2026 की रात मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट के कौंडी खेड़ा चरण गांव में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। घर के अंदर देव कृष्णा पुरोहित अपनी पत्नी प्रियंका के साथ सो रहे थे, जबकि उनकी माँ और बहन पास वाले कमरे में थे। रात धीरे धीरे और गहरी होती गई और फिर अचानक एक चीख ने सबके होश उड़ा दिए। करीबन रात के 2 बजे जब घरवाले और पड़ोसी दौड़कर अंदर पहुंचे तो जो मंजर उनके सामने था उसने सबको हिलाकर रख दिया। देव कृष्णा बेड पर खून से लथपथ पड़ा था और उसके सर पर गहरा और जानलेवा वार किया गया था। वहीं प्रियंका बंधी हुई थी, रो रही थी, कांप रही थी और एक ही बात बार बार कह रही थी, वो आए, मार के चले गए। पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म किया गया। कुछ ही देर में पूरा इलाका पुलिस से भर गया। प्रियंका ने पुलिस को बताया कि रात में करीबन 3-4 बदमाश घर में घुस आए थे। उन्होंने उसे और देव कृष्णा को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया, फिर घर में लूटपाट की। उसने घबराहट भरी आवाज में बताया कि हमलावरों ने लगभग 3 लाख रुपए के गहने और 50,000 रुपए का कैश चुराया और जब देव कृष्ण ने विरोध किया तो उस पर तेज धार हथियार से हमला कर दिया गया। देव कृष्ण को बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तब रास्ते में ही देव की मौत हो गई। पुलिस को ये केस शुरुआत में वॉलेंट रॉबरी का लग रहा था, इसलिए तुरंत एक्शन भी लिया गया। एरिया की घेराबंदी की गई और हर पॉसिबल एंगल से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया गया। लेकिन जैसे जैसे पुलिस सबूत जोड़ती गई, इस कहानी में कुछ ऐसे सवाल उठने लगे जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। जब इस लूट की असलियत सामने आई तब न सिर्फ पुलिस बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के होश उड़ गए। 28 साल का देव कृष्ण पुरोहित एक स्पाइस ट्रेडर था, मेहनती, शांत और जिम्मेदार इंसान। बचपन में ही देव ने अपने पिता को खो दिया था, जिसके बाद उनके अंकल ने उन्हें पढ़ाया लिखाया और संभाला। धीरे धीरे देव ने न सिर्फ अपनी एजुकेशन कंप्लीट की बल्कि घर की भी जिम्मेदारी संभाली। देव के साथ उसकी बहन और माँ रहती थी। उसकी जिंदगी बिल्कुल सिंपल थी, काम, परिवार और एक सीधा सा रूटीन। फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब उसकी शादी प्रियंका से तय हो गई। प्रियंका महाराष्ट्र के पन्नाखेड़ी गांव की रहने वाली थी। दोनों परिवार इस रिश्ते से काफी खुश थे और कुछ ही समय बाद वो दिन भी आ गया जिसका सबको इंतजार था। 1 अप्रैल 2015 को देव कृष्ण और प्रियंका की धूमधाम से शादी हो गई। उस वक्त प्रियंका की उम्र काफी कम थी, लगभग 15 साल। इसी वजह से शादी के बाद भी वो तुरंत ससुराल नहीं गई और कुछ साल तक अपने मायके में ही रही। लेकिन जिंदगी आगे बढ़ी और कुछ साल बाद जब प्रियंका अपने ससुराल आके रहने लगी तो घर का माहौल धीरे धीरे अपने नॉर्मल रूटीन में आ गया। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, ऊपर से जिंदगी बिल्कुल आम सी दिख रही थी, लेकिन वक्त के साथ कुछ बदलाव नजर आने लगे। प्रियंका का ज्यादा वक्त अपने फोन पर गुजारना, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, रील्स बनाना, ये सब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। वहीं देव कृष्ण की दुनिया बिल्कुल अलग थी, सिंपल, सीधी और ज्यादातर काम और परिवार के बीच सिमटी हुई। दोनों की सोच और लाइफस्टाइल का ये फर्क धीरे धीरे उनके रिश्ते में भी नजर आने लगा था। कभी कभी बातचीत छोटी बहस में बदल जाती और वो बहस धीरे धीरे खामोशी में। घर वालों के लिए ये सब शायद एक नॉर्मल पति पत्नी के झगड़े थे, लेकिन असल में ये दूरियां धीरे धीरे बढ़ रही थी और शायद यही वो दौर था जब इस रिश्ते में एक ऐसी दरार पड़नी शुरू हुई जो आगे चलकर और गहरी होती
होती गई। लेकिन उस वक्त शायद किसी ने भी नहीं सोचा था कि घर के अंदर बढ़ रही ये खामोश दूरियां एक दिन इतनी खतरनाक मोड़ ले लेगी। और फिर 7 अप्रैल की वो रात आई जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। प्रियंका और देव के साथ जो हुआ वो उन्होंने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा। जैसे ही पुलिस को इस घटना की खबर मिली, डॉग स्क्वाड, साइबर सेल, फॉरेंसिक एक्सपर्ट और आसपास के थानों की टीम्स तुरंत मौके पर पहुंच गई। पुलिस इस केस में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती थी ताकि असल गुनहगार तक पहुंचा जा सके। शुरुआत के कुछ घंटों तक पुलिस भी यही मानकर चल रही थी कि ये एक नॉर्मल रॉबरी मर्डर का केस है। क्राइम सीन को सील कर दिया गया और फॉरेंसिक एक्सपर्ट घर के हर कोने की बारीकी से जांच कर रहे थे। लेकिन क्राइम सीन अक्सर वो सच भी सामने ले आता है जो लोग छुपाने की पूरी कोशिश करते हैं। जब पुलिस ने घर का हर हिस्सा ध्यान से इंस्पेक्ट किया, उन्हें कुछ चीजें अजीब सी लगी। केस जितना सीधा दिख रहा था असल में उतना था नहीं। जहां एक तरफ इतना ब्रूटल मर्डर हुआ था, वहीं दूसरी तरफ घर में वैसी तोड़ फोड़ या जबरदस्ती घुसने के निशान कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे जो आम तौर पर लूटपाट के केस में मिलते हैं। न ज्यादा स्ट्रगल के मार्क थे, न ही ऐसे साइन जो फोर्सफुली एंट्री की तरफ इशारा कर रही हूँ। यहीं से पुलिस के मन में पहला शक पैदा हुआ। लेकिन असली सस्पिशन तब बढ़ा जब फॉरेंसिक टीम ने देव कृष्णा के जख्मों को क्लोजली एग्जामिन किया। देव के सर पर जो गहरा वार किया गया था वो कोई लूटपाट के वक्त किया गया हमला नहीं लग रहा था। इंजरी का पैटर्न काफी प्रिसाइज और ब्रूटल था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट को ये एक टारगेटेड किलिंग ज्यादा लग रही थी, ना कोई ऐसा मर्डर जो लूट के दौरान अचानक हो गया हो। और फिर पुलिस के दिमाग में एक और सवाल बार बार घूमने लगा। अगर सच में 3-4 लुटेरे घर में घुसे थे तो प्रियंका के शरीर में एक भी चोट का निशान क्यों नहीं था? सिर्फ देव कृष्णा को ही इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया? और सबसे अजीब बात ये थी कि पास वाले कमरे में देव कृष्ण की माँ और बहन सो रही थी, फिर भी उन्हें कुछ सुनाई नहीं पड़ा। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या सच में सब कुछ वैसा ही हुआ था जैसा प्रियंका ने बताया? पुलिस अब सिर्फ रॉबरी एंगल से नहीं बल्कि घर के अंदर के लोगों पर भी ध्यान देने लगी थी। और फिर इन्वेस्टिगेशन में वो ट्विस्ट आया जिसका कोई घर वाले क्या पुलिस भी वेट नहीं कर रही थी। घर की तलाशी के दौरान सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पुलिस को वही गहने और कैश घर के अंदर ही छुपे हुए मिले जिन्हें प्रियंका ने बताया था कि वो चोरी हो गए। एक पल के लिए ऑफिसर्स भी हैरान रह गए। अगर वाकई रॉबरी हुई थी तो चोरी का सामान घर के अंदर कैसे मिला? कौन चोर चोरी करके सामान घर में ही छोड़ जाता है? अब पुलिस को समझ आ रहा था कि कहानी में उनसे कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। लेकिन सिर्फ फिजिकल एविडेंस ही नहीं, प्रियंका के बयान भी लगातार पुलिस का शक बढ़ा रहे थे। कभी प्रियंका कहती कि अटैकर्स पीछे की बाउंड्री से चढ़कर घर के अंदर आए, कभी कहती कि वो रूफ से कूद कर आए थे। लेकिन जब पुलिस ने घर के स्ट्रक्चर और सराउंडिंग एरिया को देखा तो उन्हें ये थ्योरी बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं लगी। रात के अंधेरे में उस तरफ से चुपचाप घर में घुसना इतना आसान नहीं था जैसे प्रियंका ने बताया था। फिर प्रियंका ने बताया कि अटैकर्स ने उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया था और उसे अलग कमरे में ले गए थे। लेकिन घर वाले और पुलिस को ये भी बयान झूठा लग रहा था। देव कृष्ण की बहन के मुताबिक प्रियंका के हाथ सिर्फ उसी की साड़ी से बंधे हुए थे और वो इतने ढीले थे कि कहीं से भी नहीं लग रहा था कि प्रियंका को जबरदस्ती बांधा गया है। और ये सब छोटी छोटी डिटेल्स एक दूसरे से जुड़ने लगी थी और केस का एंगल धीरे धीरे बदलने लगा। इसके बाद पुलिस ने नेबर्स और आसपास के लोगों से भी डिटेल में पूछताछ शुरू की और यही से घर के अंदर चल रही टेंशन की कहानी धीरे धीरे पुलिस के सामने आने लगी थी। पड़ोसियों ने बताया कि देव कृष्णा और प्रियंका के बीच का रिश्ता काफी टाइम से ठीक नहीं चल रहा था। 11 साल की शादी के बाद भी प्रियंका ज्यादातर अपने मायके में रहती थी और ससुराल में बहुत ही कम वक्त गुजारती थी। अब तक पुलिस को इतना समझ आ चुका था कि ये सिर्फ एक रॉबरी का केस हो ही नहीं सकता। प्रियंका भी बार बार अपनी स्टेटमेंट बदल रही थी जो पुलिस को पहले से ही काफी सस्पिशियस लगा था। कहीं ना कहीं पुलिस को प्रियंका पे शक गहरा होता जा रहा था। और सिर्फ यही नहीं, पुलिस को देव कृष्ण का मोबाइल भी कहीं नहीं मिला जो केस को और सस्पिशियस बना रहा था। और फिर कुछ ही घंटों की सख्त पूछताछ के बाद वो कहानी टूटने लगी जिसे प्रियंका ने सच साबित करने की पूरी कोशिश की थी।
पुलिस बार बार वही सवाल दोहरा रही थी। अटैकर्स घर में घुसे कैसे, लूट का सामान घर के अंदर ही कैसे मिला, और अगर हमला सिर्फ चोरी के लिए किया गया था तो सिर्फ देव कृष्णा को ही निशाना क्यों बनाया गया, जबकि प्रियंका को एक भी चोट नहीं आई। सिर्फ इतना ही नहीं, टेक्निकल एविडेंस भी धीरे धीरे सच को बाहर ला रहे थे। कॉल रिकॉर्ड्स, मोबाइल लोकेशन बार बार कमलेश नाम के एक आदमी की तरफ इशारा कर रहे थे। मर्डर वाली रात भी प्रियंका और कमलेश के बीच बार बार कांटेक्ट हुआ। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, आखिर ये कमलेश कौन था और प्रियंका का इससे क्या संबंध था। हर सवाल के साथ प्रियंका के जवाब बदलने लगे। कभी वो एंट्री का रूट बदल देती, कभी अटैकर्स की डिटेल, और फिर वो मोड़ आया जब प्रियंका से सहा नहीं गया और उसने सब कुछ सच बता दिया। उसने पुलिस के सामने जो सच कबूल किया वो सिर्फ एक मर्डर कन्फेशन नहीं था, बल्कि सालों से चल रही एक ऐसी धोखे का सच था जिसे सुनकर पूरा मध्य प्रदेश शॉक में आ गया। ये एक प्लान मर्डर था जिसकी स्क्रिप्टिंग काफी पहले से शुरू हो चुकी थी, और इस पूरी साजिश में प्रियंका अकेली नहीं थी। उसका साथ दे रहा था कोई और नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड कमलेश। वही कमलेश जिसका नाम इन्वेस्टिगेशन के दौरान बार बार कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल डेटा में सामने आ रहा था। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि प्रियंका का अफेयर जिस कमलेश के साथ चल रहा था वो कोई अनजान आदमी नहीं था, वो उसका ही जीजा था, एक शादीशुदा आदमी और 2 बच्चों का बाप। इन दोनों की कहानी तब शुरू हुई जब शादी के बाद प्रियंका मायके में रहती थी, क्योंकि प्रियंका की उम्र काफी कम थी, इसलिए उसे ससुराल नहीं भेजा गया था। इसी दौरान उसकी और कमलेश की नजदीकियां बढ़नी शुरू हुई। शुरू में बस नॉर्मल बातचीत होती थी, फिर मिलना जुलना, और धीरे धीरे ये रिश्ता एक अफेयर में बदल गया। दोनों पहले से शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी ये रिश्ता चुपचाप चलता रहा। वक्त के साथ प्रियंका और कमलेश एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि प्रियंका बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो अपने ससुराल जाके देव कृष्ण के साथ अपनी जिंदगी शुरू करे। उस वक्त न देव कृष्णा को न ही घर के किसी और मेंबर को इनके अफेयर के बारे में अंदाजा था। जब प्रियंका जैसे तैसे करके ससुराल आकर रहने लगी, तब देव कृष्णा ने कई बार एक नॉर्मल पति की तरह उसके करीब आने की कोशिश की, उसे इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश की, लेकिन प्रियंका हर बार कोई न कोई बहाना बना देती थी ताकि देव उसके करीब न आए। प्रियंका का बिहेवियर वक्त के साथ और ज्यादा बदलने लगा था। छोटी छोटी बातों पर जिद, गुस्सा और रोज के झगड़े अब घर का हिस्सा बन चुके थे। देव कृष्णा और प्रियंका के बीच अक्सर बहस होती रहती थी, और कई बार इतनी बढ़ जाती थी कि प्रियंका हाथापाई पे उतर जाती थी। यहाँ तक कि जब सास और ननद ने समझाने की कोशिश की तो प्रियंका उन पर भी चिल्लाने लगी। देव के परिवार वालों ने कई बार प्रियंका के घर वालों को भी सिचुएशन के बारे में बताया, लेकिन हर बार बात को पति पत्नी के छोटे मोटे झगड़े कहकर टाल दिया गया। देव कृष्णा और उसके घर वाले डरते थे कि अगर उन्होंने कुछ ज्यादा बोला तो प्रियंका उल्टा उन पे ही केस करके उन्हें पुलिस केस में फंसा देगी। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन घर के अंदर चल रही टेंशन कम होने के बजाय और गहरी होती गई। तभी 2020 के आसपास एक दिन देव कृष्ण की बहन ज्योति ने प्रियंका के फोन में कमलेश के मैसेज देख लिए। उसे कहीं न कहीं समझ आ गया था प्रियंका का कहीं अफेयर चल रहा है। जब प्रियंका को पता चला कि ज्योति ने उसके फोन में कमलेश के मैसेज देख लिए हैं, तो घर में बड़ा बवाल खड़ा हो गया। वो इस बात पर बहुत गुस्सा हो गई कि किसी ने उसका फोन चेक करने की हिम्मत कैसे की। झगड़ा इतना बढ़ गया कि गुस्से में प्रियंका ससुराल छोड़कर अपने मायके चली गई। लेकिन शायद अंदर ही अंदर ये सिचुएशन प्रियंका के लिए और आसान हो चुकी थी। मायके में रहकर अब वो कमलेश से ज्यादा फील मिल सकती थी। धीरे धीरे ये भी साफ होने लगा था कि उसे अपने ससुराल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, ना ही उसे अपना पति देव कृष्ण के साथ रहना। दोनों परिवारों ने सिचुएशन को संभालने की कोशिश की। समझा बुझा कर प्रियंका को वापस ससुराल भेजा गया। घर वालों को लगता था कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद बच्चा होने के बाद रिश्ता संभल जाएगा। लेकिन शायद वही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जहाँ एक तरफ वो कमलेश से प्यार करती थी, वहीं दूसरी तरफ वो कोई मौका नहीं छोड़ती थी देव कृष्ण को नीचा दिखाने का। प्रियंका देव को टॉन्ट मारती थी कि तुम काले हो, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम मुझे बिल्कुल डिजर्व नहीं करते हो, मुझे कोई हैंडसम गुड लुकिंग लड़का डिजर्व करता है।
वो बार बार डाइवोर्स की बात करती थी और देव कृष्ण को ये महसूस करवाती थी कि वो उसके लायक है ही नहीं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी देव कृष्ण ने इस रिश्ते को बचाने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। धीरे धीरे उसे भी प्रियंका और कमलेश के रिश्ते के बारे में अंदाजा हो चुका था। देव ने कई बार प्रियंका को समझाने की कोशिश की, उसे कहा कि वो ये सब खत्म कर दे और अपनी शादी को एक और मौका दे, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रियंका अब इमोशनली पूरी तरह से देव कृष्ण से दूर हो चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि देव कृष्ण उसके और कमलेश के बीच आए। इसी बात को लेकर घर में लगातार झगड़े और बढ़ने लगे, यहाँ तक कि प्रियंका ने कई बार देव को काटा, उसे थप्पड़ भी मारा, लेकिन देव ने कोशिश नहीं छोड़ी। देव कृष्ण ने कई बार प्रियंका को कमलेश से मिलने से रोकने की कोशिश की, लेकिन हर बार बात और बिगड़ जाती। एक तरफ देव कृष्ण टूटे हुए रिश्ते को भी संभालना चाहता था और दूसरी तरफ प्रियंका इस शादी से निकलना चाहती थी। उसने डिसाइड कर लिया था, अगर उसे अपनी मर्जी की जिंदगी जीनी है तो सबसे पहले देव कृष्ण को रास्ते से हटाना होगा। प्रियंका अपने मायके में थी जब उसने देव कृष्ण को मारने का प्लान बना लिया था। प्रियंका ने कमलेश पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। उसने उसे कहा कि अगर देव कृष्ण उसके बीच से नहीं हटा तो वो खुद को नुकसान पहुंचा लेगी। इसके बाद दोनों ने मिलकर पूरी साजिश तय की। प्लान के मुताबिक प्रियंका 31 मार्च को वापस अपने ससुराल पहुंची ताकि किसी को उस पर शक न हो। इधर कमलेश ने भी एक जान पहचान वाले सुरेंद्र से कॉन्टैक्ट किया, जो पहले भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रह चुका था और जेल भी जा चुका था। डील के तहत सुरेंद्र को 1 लाख रुपए देने की बात हुई, जिसमें से लगभग 50,000 एडवांस भी दिए गए। प्लान के अकॉर्डिंग देव कृष्ण को मारने का प्लान 4 अप्रैल को डिसाइड किया गया। प्रियंका और कमलेश ने सब प्लानिंग कर ली थी, लेकिन उस दिन सुरेंद्र आया ही नहीं। उसने कमलेश और प्रियंका को बताया कि उसका खुद का कुछ काम आ गया है और वो उस रात मर्डर नहीं कर पाएगा। ये सुनकर प्रियंका बुरी तरह गुस्सा हो गई। दोनों ने गुस्से में सुरेंद्र से पैसे वापस मांगे, लेकिन उसने उन्हें यकीन दिलाया कि काम वही करेगा, बस डेट बदलनी होगी। इसके बाद नया प्लान 6 और 7 अप्रैल की रात का तैयार हुआ। उस रात कमलेश और सुरेंद्र घर के बाहर प्रियंका के सिग्नल का वेट कर रहे थे और हैरान कर देने वाली बात ये थी, प्रियंका जो आम तौर पर घर पे कोई काम नहीं करती थी, उस रात खुद पकौड़े बनाए और घर वालों को खिलाए। परिवार के मुताबिक उनमें कुछ मिलाया गया था ताकि सब गहरे नींद में सो जाए। इसके बाद प्रियंका ने कंफर्म किया कि घर में सब सो चुके हैं कि नहीं। जब उसे यकीन हो गया कि देव कृष्ण, उसकी माँ और बहन गहरी नींद में सो चुके हैं, तब उसने कमलेश को सिग्नल दिया कि दरवाजा खुला है। कमलेश और सुरेंद्र चुपचाप घर के अंदर घुस आए। प्रियंका ने उन्हें उस कमरे की तरफ इशारा किया जहाँ देव कृष्ण सो रहा था। वो दोनों कमरे में गए और कुछ ही पल बाद कमलेश और सुरेंद्र ने सोते हुए देव कृष्ण पर तेज धार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। देव के सर पर इतनी बेरहमी से वार किया गया कि देव को बचने का मौका तक नहीं मिला। और सिर्फ इतना ही नहीं, देव कृष्ण को मारने के बाद प्रियंका और कमलेश ने सारी हदें पार कर दी। दोनों ने उसके बाद शारीरिक संबंध बनाए। सोचिए उस वक्त उन दोनों की मानसिकता किस हद तक गिर चुकी थी। इसके बाद प्रियंका और कमलेश ने बड़ी चालाकी से पूरे कमरे को लूट जैसा दिखाना शुरू कर दिया। अलमारी खोली गई, सामान इधर उधर फेंका गया, बेडशीट और घर का दूसरा सामान भी बिखार दिया गया ताकि लगे कि रॉबरी हुई है। कैश और गहने भी छुपा दिए गए ताकि पूरे सीन असली लूटपाट जैसा लगे। इसके साथ ही उन्होंने देव कृष्ण का मोबाइल फोन भी गायब कर दिया ताकि कोई भी सबूत पुलिस तक ना पहुंचे। उस फोन में उन दोनों के अफेयर के कई सारे सबूत थे जो वो नहीं चाहते थे कि पुलिस या किसी और को मिले। फिर कमलेश ने प्लान के मुताबिक प्रियंका के हाथ पैर ढीले तरीके से बांध दिए ताकि सबको लगे उसे भी जबरदस्ती बंदी बनाया गया था। इसके बाद कमलेश और सुरेंद्र वहाँ से भाग गए। प्लान ये था कि उनके निकलने के कुछ मिनट बाद प्रियंका चीखना शुरू करेगी और बिल्कुल हुआ भी वैसा। कुछ देर बाद प्रियंका जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनते ही पड़ोसी साथ वाले कमरे में सो रही देव कृष्ण की माँ और बहन दौड़ते हुए अंदर आए। इसके बाद प्रियंका ने अपनी एक्टिंग शुरू कर दी। वो सबके सामने ऐसे दिखाने लगी जैसे
वो बुरी तरह टूट चुकी हो। देवकृष्ण की बॉडी से लिपट लिपट कर रो रही थी, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। लेकिन ये झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। प्रियंका को लगा था कि शायद ये मर्डर हमेशा के लिए एक रॉबरी बन के रह जाएगा, लेकिन वो भूल गई थी हर झूठ अपने पीछे कोई न कोई निशान जरूर छोड़ जाता है। प्रियंका के कन्फेशन के बाद पुलिस ने तुरंत कमलेश और प्रियंका को अरेस्ट कर लिया। सुरेंद्र अब भी फरार है। इन्वेस्टिगेशन में मर्डर प्लानिंग से जुड़े कई सबूत मिले। कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डेटा और घर से मिले एविडेंस ने पूरी साजिश को एक्सपोज कर दिया। इस पूरे केस ने न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश को सोच में डाल दिया। आजकल किसी की जान लेना कितना इजी हो गया है। दुनिया किस तरफ जाती जा रही है। देवकृष्ण की माँ और बहन के लिए ये सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि उस इंसान को खोने का दर्द था जो पूरी फैमिली का सहारा था। एक आदमी जो आखिरी तक अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन शायद वो ये नहीं समझ पाया कि कुछ रिश्ते टूटने से नहीं, जबरदस्ती जुड़ने से ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं और इसी गलती की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। काश देवकृष्ण अगर प्रियंका को डाइवोर्स दे देता तो वो आज जिंदा होता। पहले मुस्कान, फिर सोनम और अब प्रियंका, तीनों को अपने पति को मारकर क्या मिला। अगर किसी रिश्ते में खुशी नहीं बची है तो उसे छोड़ देना बेहतर है। किसी की जिंदगी छीन लेना कभी भी सोल्यूशन नहीं हो सकता। आपका इस केस के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।